जय हिंद दोस्तों, मैं सुनील आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मां शारदा स्टडी पॉइंट्स में। दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के हिस्ट्री का चैप्टर भारत में राष्ट्रवाद। तो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लगाते हुए हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करें। उससे पहले आपको बता दें कि इस चैप्टर को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट ये है और सेकंड पार्ट कुछ दिनों बाद आपको यूट्यूब पे मिल जाएगा। तो दोस्तों, इस चैप्टर में सबसे ज़्यादा जो जिक्र किया गया है वो महात्मा गांधी के बारे में बताया गया है। तो आइए सबसे पहले महात्मा गांधी जी के बारे में जान लें। तो मोहनदास करमचंद गांधी उनका पूरा नाम था और 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर में एक हिंदू परिवार में उनका जन्म हुआ था। 1888 ईस्वी में शिक्षा ग्रहण करने वे इंग्लैंड गए। लंदन में उन्होंने वकालत की डिग्री प्राप्त की। उसके बाद 1891 ईस्वी में वे भारत लौटे और बम्बई के उच्च न्यायालय में वकालत आरंभ की। 1893 में एक मुकदमे के सिलसिले में वे दक्षिण अफ्रीका गए। गांधी जी ने नस्लभेदी सरकार के खिलाफ संघर्ष आरंभ कर दिया था, मतलब कि अंग्रेज़ों के खिलाफ जो संघर्ष वो शुरू कर दिया था। गांधी जी ने ट्रांसवाल में मजदूरों का जुलूस निकाला तथा उसका नेतृत्व किया। गांधी जी ने सत्याग्रह का सहारा लिया, जिससे बाध्य होकर सरकार ने दक्षिण अफ्रीका में रहे भारतीयों को कई सारी सुविधाएं प्रदान की। तो आइए दोस्तों, हम इसको और डिटेल में पढ़ें। अब से हमारा चैप्टर स्टार्ट होता है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद का जो पहला टॉपिक है दोस्तों, हमारा पहला विश्व युद्ध, खिलाफत और असहयोग। तो इसमें प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 ने एक नई राजनीति और आर्थिक स्थिति पैदा कर दी थी। बहुत सारे देश शामिल थे, उनमें एक ब्रिटेन भी था। इसी समय भारत की स्थिति बहुत ख़राब हो गई थी। यहाँ से सैनिक, कपड़े और भी बहुत कुछ उपयोग करते थे। इन्हीं सब कारणों से भारत को युद्ध के दौरान विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ा था। दोस्तों, आप लोगों को पता ही होगा कि प्रथम विश्व युद्ध के समय में भारत जो था वो ब्रिटिश का गुलाम था, इसलिए उनको जिस भी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती थी वो सब भारत से ही लिया करते थे। इसी वजह से भारत की स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी। युद्ध के दौरान इंग्लैंड के रक्षा संबंधी खर्चे में बढ़ोतरी हुई थी। इन्हीं सब को पूरा करने के लिए कर्ज लिया गया था। ब्रिटिश सरकार ने अपना टैक्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। अंग्रेज़ी सरकार ने कस्टम ड्यूटी और इनकम टैक्स को भी बढ़ाया, जिससे फिर से राजस्व संग्रह किया जा सके, मतलब फिर से राजस्व बनाया जा सके। 1914 से 1918 के बीच अधिकतर चीज़ों के दाम चौगुने हो गए थे। लोगों को जबरन सेना में भर्ती किया गया। इससे इलाकों में काफ़ी आक्रोश था। लोगों का इस पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था कि ज़बरदस्ती लोगों को पकड़ करके सेना में भर्ती कर लिया जाता था। भारत के कई भागों में उपज खराब होने के कारण भोजन की कमी हो गई थी। उसी समय एक महामारी आ गई जिनका नाम इन्फ्लुएंजा था। उस समय बहुत लोग बीमार पड़ गए। 1921 में जब जनगणना हुआ तो पता चला कि अकाल और महामारी के कारण 120 से 130 लाख लोग मारे गए थे। तो ये बीमारी 1921 में आई थी दोस्तों। इसका नाम था इन्फ्लुएंजा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सत्याग्रह का विचार, गांधी जी के मन में सत्याग्रह का विचार कैसे आया, इस चीज़ पे हम बात करते हैं। तो महात्मा गांधी ने जन आंदोलन का नया तरीका अपनाया, जिसका नाम सत्याग्रह था। जनवरी 1915 में महात्मा गांधी भारत लौटे थे। 9 जनवरी 1915 को हमारा जन प्रवासी दिवस मनाया जाता है। ये याद रखिएगा दोस्तों, किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो जनवरी 1915 में गांधी जी भारत लौट आए। गांधी जी का यह मानना था कि अहिंसा का धर्म अपनाने से भारतीय एक सूत्र में बंध सकते हैं। सत्याग्रह का सिद्धांत कहता है कि कोई अगर सही मकसद के लिए लड़ाई लड़ रहा हो तो उसे अपने ऊपर अत्याचार करने वालों से लड़ने के लिए किसी भी ताकत की ज़रूरत नहीं है। गांधी जी का यह मानना था कि एक सत्याग्रही अपनी लड़ाई अहिंसा के द्वारा ही जीत सकता है।
यहाँ तक आ गया होगा दोस्तों आप लोगों को समझ में। अब हम बात करते हैं गांधी जी के द्वारा चलाए गए आंदोलन जो थे। तो 1916 में जो था चंपारण में किसान आंदोलन, 1917 में खेड़ा किसान आंदोलन और 1918 में अहमदाबाद में मिल मजदूर आंदोलन। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि इन्फ्लुएंजा बीमारी के कारण और उसी समय अकाल पड़ गया था और बहुत सारी खेती खराब हो गई थी। उन्हीं सब कारणों के चलते महात्मा गांधी ने ये सब आंदोलन चलाए थे। अब हम बात करते हैं रॉलेट एक्ट 1919 के बारे में। तो रॉलेट एक्ट ये एक ऐसा कानून था जिसे सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। मतलब कि अगर वो कुछ गलत करते थे तो उनको 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखते थे। उसके बाद 2 साल बाद कुछ कार्रवाई की जाती थी। ये चीज़ भारत के लोगों को पसंद नहीं आया। उनको ऐसा लग रहा था कि हम पर कुछ ज़्यादा ही अन्याय हो रहा है, तो लोगों ने इसके लिए विरोध प्रदर्शन करना शुरू कर दिया। रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। याद रखिएगा दोस्तों, 6 अप्रैल 1919 को राष्ट्रव्यापी आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने हड़ताल का आह्वान किया जिससे भारी समर्थन मिला। लोगों ने बहुत ही इनके कामों को सराहा। अलग अलग शहरों में लोग उसके समर्थन में निकले। विभिन्न शहरों में रैली जुलूसों का आयोजन किया गया। रेलवे वर्कशॉप पर लोग हड़ताल पर चले गए। गांधी जी को दिल्ली में प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी कि दिल्ली में भी हिंसा न भड़क जाए। 10 अप्रैल को पुलिस ने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूसों पर गोली चला दी थी, जिससे लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा इस चीज़ का गुस्सा था कि उन्होंने अमृतसर में एक शांतिपूर्ण जुलूसों पर गोली चला दी थी। मतलब इन्हीं सब को देखते हुए मार्शल लॉ लागू कर दिया गया और जनरल डायर ने इसकी कमान संभाल ली। इसका नाम पूछा जाता दोस्तों, इसका नाम था जनरल डायर। जनरल डायर ने ही इसकी कमान संभाली थी कि हम सारे आंदोलन रुकवा देंगे या जो भी विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं हम उन सबको रोक देंगे। तो अब हम बात करते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। गांव के लोग जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए। शहर के बाहर होने के कारण लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ चालू हो चुका है, मतलब कि इलाके में मार्शल लॉ लागू हो चुका है। उनको पता नहीं था, शहर के बाहर होने के कारण कुछ भी पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लग चुका है। तो यहाँ पे मार्शल लॉ क्यों लगा दिया था दोस्तों कि लोग जो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और 10 अप्रैल को जो अमृतसर में शांतिपूर्ण जुलूसों पर गोली चला दी थी पुलिस वालों ने, उन्हीं सब के विरोध प्रदर्शन में यहाँ पे लोग और ज़्यादा विरोध करने लगे और इन्हीं सब को देखते हुए मार्शल लॉ लगा दी गई। तो इस मार्शल लॉ लगाने के बाद इसकी जो कमान थी किसने संभाली? जनरल डायर ने। तो 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। गांव के लोग जलियांवाला बाग मैदान में जमा हुए। शहर के बाहर होने के कारण वहाँ के लोगों को यह पता नहीं था कि इलाके में मार्शल लॉ लागू हो चुका है। मतलब वो बिल्कुल ही अनजान थे, उनको कुछ भी नहीं पता था कि यहाँ पे मार्शल लॉ लागू हो चुका है। जनरल डायर हथियारबंद सैनिकों के साथ वहाँ पहुँचा और बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर दिए। जनरल डायर वहाँ पहुँचा और सबके हाथ में बंदूकें थी, उसके जितने भी सैनिक थे सबके हाथ में बंदूकें थी और वहाँ पर जाकर के जितने भी बाहर निकलने के रास्ते थे सारे बंद कर दिए। इसके बाद उसके सिपाहियों ने भीड़ पर अंधाधुंध गोलियां चला दी, जिससे बहुत सारे लोग मारे गए, बहुत लोग इससे मारे गए। ये खबर फैलते ही उत्तर भारत में हड़तालें होने लगी। लोग पुलिस से मोर्चा लेने लगे, सरकारी इमारतों पर हमला करने लगे। इसके जवाब में सरकार ने लोगों पर और ज़्यादा अत्याचार कर दिया। किसके जवाब में? यहाँ पे जो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ उससे लोग और भी ज़्यादा भड़क गए थे और भड़क करके विरोध प्रदर्शन भी करने लगे थे और इसके जवाब में सरकार ने लोगों पर और भी ज़्यादा अत्याचार करने लग गई। वहाँ की जो सरकार थी, उस समय की जो सरकार थी, वो और भी ज़्यादा अत्याचार करने लगी। अब आते हैं हम दोस्तों खिलाफत आंदोलन के बारे में। तो महात्मा गांधी
भारत में मतलब महात्मा गांधी पूरे भारत में और भी ज़्यादा जनाधार वाला आंदोलन खड़ा करना चाहते थे। मतलब कि इस ऐसा आंदोलन खड़ा करना चाहते थे जिससे लोगों की भरपूर समर्थन मिले, लोगों से पूरा समर्थन मिले। लेकिन उनका मानना था कि हिंदू और मुसलमानों को एक दूसरे के नज़दीक लाए बिना ऐसा कोई आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। खिलाफत का मुद्दा उठाकर वे दोनों समुदायों को नज़दीक ला सकते हैं। मतलब कि वो उनका ये मानना था कि हिंदू मुसलमान दोनों अगर अलग अलग अपने ढंग से लड़ेंगे तो ऐसा कोई भी आंदोलन नहीं चलाया जा सकता। इसके लिए कोई भी आंदोलन चलाने के लिए सबसे पहले हमें हिंदू और मुसलमानों को नज़दीक लाना पड़ेगा। तो प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की हार के बाद शासक पर ओटोमन तुर्क पर कड़े संधि समझौते की अफवाह फैल गई थी। एक समय में ओटोमन शासक मुस्लिम समुदाय का खलीफा भी हुआ करता था। मतलब कि तुर्की हार जाने के बाद ओटोमन का जो शासक था उससे कड़े संधि समझौते की अफवाह फैल गई थी। और वो जो खलीफा था, मतलब वो जो ओटोमन का शासक था, वो मुस्लिम समुदाय का खलीफा भी हुआ करता था। और खलीफा को हम लीडर भी कह सकते हैं। खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन हुआ कि खलीफा के साथ कुछ गलत ना हो। उसके लिए क्या हुआ था, 1919 में मार्च 1919 में बम्बई में खिलाफत समिति का गठन हुआ था जो खलीफा की तत्कालिक शक्तियों की रक्षा के लिए हुआ था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व दो भाइयों ने किया जिसका नाम था शौकत अली और मोहम्मद अली। वो दो भाइयों ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया। इस आंदोलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस को भी खिलाफत आंदोलन का समर्थन और स्वराज के लिए असहयोग अभियान शुरू करने के लिए राजी कर लिया था। मतलब कांग्रेस को भी इस आंदोलन में मिला लिया गया था। सितंबर 1920 में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन को इस बात की स्वीकृति मिल गई। इससे हमें दो चीज़ों का पता लगा दोस्तों कि 1920 में कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था और 1920 में ही कलकत्ता अधिवेशन में इस बात की स्वीकृति मिल गई थी। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे असहयोग आंदोलन से। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं जिससे हमारी नई वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।